हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और हम आधुनिक इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट को मिस कर देंगे तो जो आगे के चैप्टर है वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस पार्ट को अंत तक पढ़ना। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, आप अंत तक पढ़ना, और अगर फिर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस चैनल को। मैं आगे के चैप्टर भी ऐसे ही लाऊंगा, ठीक है। ये हिस्ट्री को मैं बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनने दूंगा, ठीक है। देखिए, आपको हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता है, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी पुराना है। भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार हो रहा था, ये देखेंगे तो हड़प्पा काल से था, ठीक है। कब से? हड़प्पा काल से। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक घटना होती है 1453 के अंदर, ठीक है। कब होती है? 1453 के अंदर होती है ये घटना। और अरबों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है कस्तूनिया पर। कस्तूनिया तुर्की के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और तुर्की कहाँ पर है? ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा है तुर्की, ठीक है। पूरी यूरोप का एक हिस्सा है तुर्की। और तुर्की के अंदर कस्तूनिया है। तो अरबों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है कस्तूनिया पर 1453 में। अब देखिए, जब आक्रमण कर दिया जाता है तो क्या होता है कि कस्तूनिया से जो मार्ग था भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार का, वो अरबों के आक्रमण में चला जाता है वो रास्ता, ठीक है। क्योंकि अरबों आक्रमण को जीतकर कस्तूनिया को अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। जब अपने कब्जे में ले लेता है तो यूरोप का रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है। अब यूरोप का रास्ता बंद होता है तो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार हो रहा था वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब अवरुद्ध हो गया रास्ता तो यूरोप को व्यापार के लिए नया रास्ता चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यूरोप को नया रास्ता चाहिए तो क्या करते हैं? देखिए, जिस समय जब उनका रास्ता बंद हुआ था, उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था, ठीक है। मुगल वंश का शासन था और भारत एक मध्यकालीन का दौर पर गुजर रहा था, ठीक है। इसको पढ़िए आप। तब यूरोप में क्या था? पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, ठीक है। उसी समय यूरोप के अंदर देखें तो पुनर्जागरण का दौर चल रहा था और यूरोप अपने आधुनिक काल में था, ठीक है। तो क्या होता है कि दोस्तों, अब उनका रास्ता बंद हो जाता है तो वो नई भौगोलिक खोज की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कौन? यूरोपीय। अब जब नई भौगोलिक खोज की शुरुआत करते हैं तो देखिए, मैंने इस ट्रिक से बनाया है, जैसे इधर क्या है? उत्तरी अमेरिका, नीचे क्या था? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इधर बीच में यूरोप है और इधर एशिया आ जाता है। यूरोप के नीचे क्या है? अफ्रीका। और एशिया के नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतने तो आपको पता होगा। अब देखिए, भारत और यूरोप के मध्य पहले जो व्यापार हो रहा था वो स्थल मार्ग से था, ठीक है। किससे था? स्थल मार्ग से। लेकिन स्थल मार्ग बंद हो जाता तब यूरोप से एक कोलंबस नाम का व्यक्ति निकलता है भारत की खोज के लिए, ठीक है, दूसरे रास्ते से, ठीक है। अब देखिए, जब वो कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए तो वो किधर निकल जाता है? अमेरिका में, ठीक है। और ये कब निकलता है? 1492 में। तो आपको पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि भारत की खोज के लिए सबसे पहले कौन निकला था यूरोप से, ठीक है। तो कौन निकला था? कोलंबस नामक का व्यक्ति। और कब निकला? 1492 में। अब देखिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने का पॉइंट क्या है? आपको ऐसे पूछा जाएगा कि भारत की खोज के लिए पहले कौन निकला या भारत की खोज किसने की, तो दोनों में डिफरेंस है। भारत की खोज तो वास्को डिगामा ने की थी 1498 में, ठीक है। अब 1498 में वास्को डिगामा ने की थी और वो किधर से आया था? इधर से अफ्रीका होते हुए आया था, ठीक है, हिंद महासागर से होते हुए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये किस मार्ग से आया था। कई बार मार्ग भी पूछ लिया जाता है। तो मार्ग पूछे तो आपको क्या नाम याद रखना है? केप ऑफ गुड ऑफ मार्ग, ठीक है। जो वास्को डिगामा जिस मार्ग से भारत में आया था उस मार्ग को किस नाम से जानते हैं? केप ऑफ गुड ऑफ मार्ग। और जब ये वास्को डी गामा भारत में प्रवेश करता है तो देखिए, प्रवेश कहाँ पे करता है? ये केरल के अंदर करता है, कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। केरल के अंदर करता है कालीकट बंदरगाह के अंदर वास्को डी गामा, ठीक है। अब देखिए, जो कालीकट बंदरगाह है, ठीक है, वहाँ का राजा था राजा जमोरिन, ठीक है। कौन था? राजा जमोरिन था। और वहीं वास्को डी गामा का स्वागत करता है जब वो भारत में प्रवेश करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन इसका स्वागत किया? राजा जमोरिन, ठीक है। अगले पॉइंट में चलते हैं अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में भारत में आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए, दूसरी बार फिर कौन आता है? दूसरी बार उसके बाद में आता है पेड्रो अल्वारेज केब्राल, ठीक है। कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज केब्राल, ठीक है। और ये कब आता है? 1500 में, यानी 2 वर्ष के बाद में आता है। अब देखिए, उसके 2 वर्ष के बाद में यानी 1502 में फिर वापस कौन आता है? वास्को डी गामा, यानी कि 2 बार आ चुका है वास्को डी गामा। एक बार तो 1498 में आया था, ठीक है, 1498 में आया था। और दूसरी बार पूछे तो ये 1502 में आया था, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, जब ये भारत में आ रहे थे तो इनको मुनाफा काफ़ी हो रहा था। लगभग 60 गुना इनको मुनाफा हो रहा था, क्योंकि भारत में 1 रुपए की अगर कोई वस्तु है तो यूरोप में ये 60 रुपए की ले जाकर बेचते थे। तो इनको काफ़ी मुनाफा हो रहा था और मुनाफा को देखते हुए ये इनकी दिलचस्पी बढ़ती है व्यापार करने की और भी ज़्यादा। जब इनको व्यापार में ज़्यादा मुनाफा हो रहा था तो धीरे-धीरे कंपनियाँ की ये आगमन करने की स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंपनियों का आगमन को आपको ध्यान रखना है कि कौन-सी कंपनी कब आई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आता है 1498 में। 1498 में ही वास्को डी गामा आया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में डच आता है 1595 के अंदर। उसके बाद में अंग्रेज आता है। दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज कर लीजिए। अंग्रेज आता है 1600 के अंदर और फ्रेंच आता है 1664 के अंदर। देखिए, इसको याद करने की मैं ट्रिक बताऊँ। पीडीएफ, ठीक है, एएफ। जैसे अपन क्या बोलते हैं? पीडीएफ, ठीक है। अपन कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो क्या बोलते हैं? पीडीएफ।
तो पी यानी पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले, डी माने डच आते हैं, ए माने अंग्रेज आते हैं, एफ माने फ्रेंच आते हैं। दोस्तों अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो सही देख लीजिए, अगर आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई भी अगर ऐसे अगर क्वेश्चन याद रखने के लिए, ठीक है। और मैंने तो पीडीएफ बनाई है, अगर आपको अच्छी लगी तो याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, पुर्तगाली आते हैं 1498 में, डच आता है 1595 में और अंग्रेज आता है 1600 में और फ्रेंच आते हैं 1664 में, ठीक है। ये कंपनियों का आगमन है यहाँ तो। अब देखिए कंपनी की स्थापना कब करते हैं अभी। अब देखिए कंपनी की स्थापना होती है, पुर्तगाली करते हैं 1498 में। 1498 में इनकी कंपनी का आगमन हुआ था और यानी कि उसी वर्ष ये कंपनी की स्थापना भी कर देते हैं। अंग्रेज देखिए, अंग्रेज 1600 में कंपनी की स्थापना करते हैं और 1600 में ही आए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब डच देखिए, डच कब आ रहे थे, 1595 में आ रहे थे। यहाँ पे देखिए 1595 में तो उनकी कंपनी का आगमन था, लेकिन कंपनी की स्थापना कब करते हैं, 1602 में। ये काफ़ी लेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज और डच यानी कि अपना स्थान बदल लेते हैं जब अपन स्थापना की बात करते हैं तो, ठीक है। और बाकी फ्रेंच तो देखिए लास्ट में यहाँ पे आ रहे हैं और लास्ट में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, स्थापना और क्रम वो आगमन में, ये ध्यान रखना। और 1664 में ही फ्रेंच अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपनी की स्थापना होने के बाद में ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं भारत के अंदर। अब देखिए फैक्ट्री कैसे स्थापित करता है और कहाँ पर करता है। दोस्तों फैक्ट्री में देखिए कहाँ पे आपको कन्फ्यूज करता है, देखिए क्या पढ़ रहे हैं आप, फैक्ट्री। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले, पुर्तगाली को ध्यान रखना है, पुर्तगाली करते हैं 1503 के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर करते हैं, कोचिन के अंदर, ठीक है। और कोचिन कहाँ पर है, केरल में। और वहीं पे ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1503 में। उसके बाद में देखिए अंग्रेज, अब अंग्रेज कहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट भी सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। देखिए भारत का मैप ऐसे है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए अगर आपको ऐसे पूछे कि भारत में कंपनी की स्थापना सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पर करते हैं, तो सूरत में करते हैं और गुजरात में करते हैं। सूरत गुजरात के अंदर है, 1608 में करते हैं। देखिए यहाँ पर सूरत है, ठीक है, गुजरात के अंदर। यहाँ पे कब करते हैं, 1608 में करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए एक घटना होती है, जब 1608 में उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था सूरत के अंदर, ठीक है, यानी गुजरात के अंदर किसका था, जहांगीर का शासन चल रहा था। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्थापित तो कर देते हैं कंपनी, सॉरी फैक्ट्री स्थापित तो कर देते हैं 1608 के अंदर। लेकिन जहांगीर और जो अंग्रेज थे उनके बीच जो मतभेद हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है कि दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी उसको बीच में ही अवरुद्ध कर दिया जाता है, ठीक है, यानी वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई थी फैक्ट्री। तो क्या होता है देखिए दोस्तों, अंग्रेज फिर क्या करते हैं, मछलीपट्टनम में आकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आकर मछलीपट्टनम में और 1611 में यानी अपनी फैक्ट्री यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछे तो पूर्ण रूप से फैक्ट्री कहाँ पर अंग्रेजों ने स्थापित की है, तो मछलीपट्टनम में की है 1611 में। जबकि प्रथम स्थापित कहाँ पर यानी कि स्थापित कहाँ पे की थी, 1608 में सूरत में, ये ध्यान रखना है। और ये देखिए दोस्तों फिर वापस जहांगीर और अंग्रेजों के बीच में मतभेद कम होता है, तो ये कंपनी, ये फैक्ट्री कब बनकर तैयार हो जाती है, 1613 में, ठीक है। 1613 में ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाती है, जब जहांगीर और अंग्रेजों के बीच में मतभेद कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट यही है कि सबसे पहले स्थापित कहाँ पर की है या फिर कहाँ पर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई है। अगर पूर्ण रूप से पूछे बनकर तो मछलीपट्टनम में हुई है 1611 में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में डच, डच कहाँ पे करते हैं, मछलीपट्टनम में करते हैं ये भी, और ये 1605 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अब देखिए फ्रेंच, फ्रेंच कहाँ पे करते हैं, सूरत में, ठीक है। और सूरत कहाँ, गुजरात में, और ये कब करते हैं, 1608 में। अब देखिए दोस्तों मैंने कंपनी का आगमन भी बता दिया, कंपनी की स्थापना भी बता दी, इसका क्रम भी बता दिया, और फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करते हैं ये भी मैंने बता दिया। दोस्तों फैक्ट्री की काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहे तो प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए, तो आपको इसको काफ़ी डिटेल से ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी डेट वगैरह भी ध्यान रखना है कि कौन सी सन में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, क्योंकि कई बार मिलान के क्वेश्चन भी आते हैं ना, तब भी अपन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनकी डेट वगैरह भी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंपनियाँ की आगमन भी हो गया, स्थापना का क्रम भी हो गया और फैक्ट्रियाँ भी स्थापित हो गई, और कौन पहले आता है और किधर से आते हैं ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए पुर्तगाली के जो भारत में वायरस वो सॉरी वायसराय बनाए गए हैं उनको देखिए। अब पहला वायसराय देखिए कौन है, डी अल्मेडा, और ये कब बनता है, 1505 से 1509। अगर आपको पहले यह पूछा जाए कि पहला पुर्तगाली भारत में वायसराय कौन था, तो डी अल्मेडा, आपको पहला पॉइंट तो यही बन गया, ठीक है। डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक इसने कंपनी का नेतृत्व किया था भारत में वायसराय के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसकी जो प्रमुख नीति क्या चलाई गई थी भारत के अंदर, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इस ब्लू वाटर पॉलिसी के जरिए, ठीक है, पुर्तगाली हिंद महासागर के क्षेत्र पर अपना कब्जा चाहते थे, ताकि उस क्षेत्र में होने वाले व्यापार उनके नियंत्रण में आ सके। दोस्तों जो हिंद महासागर से ये व्यापार कर रहे थे, जब उनका कश्मीरिया पर आक्रमण करके उधर रास्ता बंद हो गया, तो ये हिंद महासागर से होते हुए व्यापार कर रहे थे। तो ये व्यापार हिंद महासागर से कर रहे थे, तो ये हिंद महासागर को अपना ही क्षेत्र बनाने की कोशिश करने लगे, ठीक है, यानी अपने कब्जे में लेने लगे और उनके व्यापार में नियंत्रण यानी कि आ सके और भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी यही है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाइसराय कौन आता है, अल्फांसो सॉरी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये आता है 1509 में और 1505 तक नेतृत्व करता है, ठीक है। 1515 तक, सॉरी दोस्तों, 1509 में आता है और 1515 तक ये नेतृत्व करता है, यानी कि 6 वर्ष। अब देखिए इसके द्वारा मुख्य कार्य क्या किया गया भारत के अंदर, इन्हें भारत में पुर्तगाल
पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। दोस्तों अगर डायरेक्ट संस्थापक ही पूछा जाए तब तो आपका डी अल्मेडा हो जाएगा, जबकि वास्तविक वर्ड जुड़कर और संस्थापक पूछा जाए तब आपका राइट आंसर अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वास्तविक पूछ रहा है या फिर ओनली ऐसे संस्थापक ही पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसके एक मुख्य कार्य क्या किया गया। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा क्षेत्र को जीत लिया। दोस्तों देखिए बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उससे गोवा क्षेत्र को कौन किसने जीता? अल्बुकर्क ने। और कब जीता? 1510 में। तभी ये गोवा इनके कब्जे में चला गया था, यानी इनके गुलाम हो गया था गोवा। कब? 1510 में, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको शासक पूछे तो उस टाइम बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। देखिए और दोस्तों अगर आपको सबसे बाद में आज़ाद होने वाला पूछे तो भारत के अंदर भी गोवा ही हुआ था सबसे बाद में आज़ाद पुर्तगालियों से। यानी कब हुआ था ये? 1961 में। ठीक है, 1961 में ये आज़ाद हुआ था, ये ध्यान रखना। यानी कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद में ये आज़ाद होता है 1961 में। ठीक है, और सबसे पहले यानी गोवा के क्षेत्र को ही ये गुलाम बनाया था पुर्तगालियों ने, ये भी ध्यान रखना 1510 में। अब देखिए अल्बुकर्क के द्वारा एक मुख्य कार्य क्या किया गया। इसके द्वारा एक विवाह नीति की शुरुआत की गई है। अब देखिए विवाह नीति की जो शुरुआत की है अल्बुकर्क ने, इसके पीछे क्या नीति थी? देखिए पुर्तगाली लोग भारतीय महिलाओं से विवाह करते थे। ठीक है, ये भारतीय महिलाओं से विवाह करते थे जिससे पुर्तगाली संस्कृति का भारत में मिश्रण हो सके। ठीक है, और पुर्तगालियों की स्थिति में भारत और अच्छी सुधार हो सके। ठीक है, भारत में इनकी अच्छी सुधार हो सके, इसलिए ये भारतीय महिलाओं से विवाह करते थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनके पीछे ये नीति थी विवाह की। अब देखिए एक शब्द का इसने और प्रयोग किया, 3G शब्द का। अब देखिए 3G का क्या अर्थ है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यानी कि 3G। ठीक है, एक जी का अर्थ क्या हुआ? गॉड। ठीक है, फिर क्या? गोल्ड ग्लोरी। ठीक है, ये ध्यान रखना, गॉड गॉड गोल्ड ग्लोरी। ठीक है, देखिए गॉड का अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय है कि वे अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करना चाहते थे। ठीक है, यानी कि वो भारत को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, यानी कि भारतीय ईसाई धर्म को अपनाए। ठीक है, गॉड का अर्थ ये होता है। अब गोल्ड का अर्थ क्या है? इसका एक लक्ष्य क्या था कि भारत के अंदर से धन दौलत यानी संपत्ति को बटोरना। ठीक है, गोल्ड का अर्थ ये हुआ। अब देखिए ग्लोरी का अर्थ क्या है? यूरोप के अलग अलग देशों में एक दूसरे से आगे जाने की प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, इसलिए सारे देश ज़्यादा से ज़्यादा भारत में अपने कार्यों को बढ़ावा दे रहे थे। ग्लोरी का अर्थ ये हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरा वायसराय कौन आता है? नीनो डी कुन्हा। अब देखिए नीनो डी कुन्हा तीसरा वायसराय आता है भारत में, और इसने आते ही भारत में क्या किया? सबसे पहले तो गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, देखिए अल्बुकर्क ने तो गोवा को कब्जा किया और नीनो डी कुन्हा ने क्या किया? राजधानी बनाया गोवा को। ठीक है, अब 1535 में देखिए इसने एक मुख्य कार्य क्या किया? दीव पर कब्जा किया, और 1539 में दमन पर। और दमन और दीव दोनों उस टाइम पे अलग अलग थे, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, 1535 में दीव पर, 1559 में दमन पर, ये ध्यान रखना है। 1559 में दमन पर किया था, ये ध्यान रखना है। और ये आज़ाद कब होते हैं? यानी कि गोवा के साथ ही आज़ाद होते हैं 1961 में, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बाद में आज़ाद होने वाले यही हैं, दमन दीव और गोवा भारत के अंदर। अब देखिए अंग्रेजों ने एक प्रमुख कार्य और किया था, ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी भारत में ही। ठीक है दोस्तों, हमारा पार्ट यहाँ पे पूरा होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो कंपनियाँ हैं डच फ्रांसी तो उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चन को लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं हम। थैंक यू।